एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मैं हूं अर्णा चौधरी। तो हम समझ रहे थे मंत्री परिषद के टॉपिक को, जो कि पॉलिटी में आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अपने आप में काफी कंफ्यूजिंग भी होता है, लेकिन आसानी से आप समझने की कोशिश करें तो बेहद ही उम्दा टॉपिक है। इसके टॉपिक के क्वेश्चनों के बेस पर हम चीजों को समझेंगे। इससे पहले भी हमने 30 क्वेश्चन कवर किए थे, आगे के क्वेश्चन आप देखेंगे। और जो यूपीपीसीएस आपका पूछता है जिस लेवल के क्वेश्चन, वो लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप समझेंगे कि मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है तो क्यों होता है। और साथ ही साथ इनका जो मंत्री परिषद का, वैसे तो अपने आप में कोई कार्यकाल इनका निश्चित नहीं होता है, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देते हैं तो जो है मंत्री परिषद को भंग माना जाता है। तो इस तरीके के जो बारीकी वाले जो क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर समझेंगे। साथ ही साथ समझेंगे इसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है, राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, और मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर होता है। इन चीजों को पहले एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संघीय मंत्री परिषद में जो हमारी संघीय मंत्री परिषद होती है, उस मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अगर हम अपने संघीय मंत्री परिषद के मंत्रियों को देखें तो वो हमारी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब ये इसके प्रति उत्तरदायी क्यों होते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ ये भी समझ में आएगा कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस होता है। ये दो शब्द आप एक साथ में सुनते हैं तो आपको आप ये ना समझ ले कि दोनों का मतलब एक ही है, एक नहीं होता है। जैसे हमारी जो संसद होती है या फिर हमारी, हम कह सकते हैं कि हमारे जो सरकार है उसके 3 स्तंभ होते हैं, उसके 3 अंग होते हैं। तो जब हम सरकार के अंगों की बात करते हैं तो एक सेकंड, सरकार के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं आप जानते हैं? ये 3 होते हैं, है ना। जिसमें से आप यहाँ पर जानते हैं कि कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका, और ये होती है हमारी विधायिका। तो जो हमारा विधायिका होती है, तो विधायिका का 15%, विधायिका का 15% क्या होता है, मंत्री परिषद का गठन करते हैं इसमें से। यानी कि विधायिका में जितने भी हमारे मेंबर होते हैं उस टोटल का 15% मिलकर किसका गठन करेंगे, हमारी मंत्री परिषद को बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी मंत्री परिषद बन गई। और मंत्री परिषद में भी 3 तरह के मंत्री होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले जो उच्च स्तर के मंत्री होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। उसके बाद आते हैं हमारे राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के बाद आते हैं उप मंत्री। ठीक है, इस तरीके से मंत्रियों का गठन किया जाता है। तो इस मंडल में जो कहेंगे कि जो कैबिनेट जो ग्रुप है, कैबिनेट जो मंत्री है, हम उसको मंत्रिमंडल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में ये डिफरेंस होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, तो आप समझ गए होंगे क्योंकि मंत्री परिषद का गठन विधायिका में से हुआ है, जो कि लोकसभा राज्यसभा का टोटल सदस्य माने जाते हैं। तो इस वजह से जो उन्हीं में से क्योंकि इसका गठन हुआ था, इस वजह से जो मंत्री परिषद है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए अब इसमें समझ लेते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है पद धारण करते हैं। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। 31 क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा है, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे।
अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि संघ के मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो एक इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो संघ के मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते, बल्कि राष्ट्रपति के पद पर्यंत तक जो है वो अपना पद धारण करते हैं। इस वजह से ये 2 नंबर गलत हो जाएगा, तो इसको कट करेंगे और देखेंगे इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। केवल एक सही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया जो अभी आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पद तक जो है बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कथन बोल रहा है कि भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि इसमें जो मंत्री परिषद होती है वो संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारा जो कथन है वो कथन सही नहीं है, तो कथन गलत हो जाएगा। लेकिन जो कारण है कि दोनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो है संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और तीसरा है कि विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो जो भी सूचना होती है विधि निर्माण हेतु, उसमें प्रधानमंत्री सारी सूचनाएं किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। और जो संघीय मंत्री होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। लेकिन हमने देखा था कि जो केंद्र होता है उसमें मंत्री परिषद संसद में ये लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं ना, तो वो संसद के प्रति नहीं, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इस वजह से जो ए है वो गलत हो जाएगा, बाकी 2 और 3 हमारे बिल्कुल सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट 34 है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यानी कि भारत के संविधान में इसका कोई उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन परिपाटी के रूप में उसका पालन किया जाता है, यानी कि वो प्रचलन में है। तो वो कौन सा व्यवहार है, तो वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, या दूसरा प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, ये माना जाता है, ये जो है चलन में है कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा है, तो लोकसभा में अगर वो बहुमत खो देते हैं, प्रधानमंत्री अगर लोकसभा में बहुमत खो देते हैं तो उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। ठीक है, ये प्रचलन में है, लेकिन ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका फिल इन द ब्लैंक्स किसके अधीन। आपको बताना है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करेगी, या फिर विधायिका के अधीन रहकर कार्य करेगी, या फिर चुनाव आयोग के, या फिर संघ लोक सेवा आयोग के। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन में आपने समझा, क्योंकि जो आपकी कार्यपालिका है ना, जो कार्यपालिका है, जो आपका मंत्री परिषद है, तो वो किसका जो है हिस्सा है, या फिर किसके मतलब किस में से उसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है किस में से, विधायिका में से। तो विधायिका में से बनाया गया, तो विधायिका के अधीन रहकर उसे कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है क्लियर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है। ठीक है, और कार्यपालिका जिसे हम मंत्री परिषद कह रहे हैं, कार्यपालिका मंत्री परिषद है ना, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया, तो कार्यपालिका या मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा
एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या फिर विश्वास प्रस्ताव। तो मंत्री परिषद जो प्रस्ताव आपका रखती है तो वो आपका विश्वास प्रस्ताव होता है। विश्वास प्रस्ताव कैसे? क्योंकि मंत्री परिषद क्या करती है कि लोकसभा में मतलब इसको लाता कौन है, इसमें जो विपक्ष के जो सदस्य होते हैं वो लाते हैं, और विश्वास प्रस्ताव लाया कहा जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, तो वो लोकसभा में इसलिए क्योंकि किसी मंत्री के परिषद अगर किसी मंत्री के खिलाफ या फिर किसी मंत्री का काम पसंद नहीं आया या फिर उसका कोई भी ऐसा रीजन है तो उसकी वजह से लोकसभा में जो है ये विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि इसके प्रति आपको जो है विश्वास सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ ये मंत्री परिषद में रहने लायक है कि नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो मंत्री परिषद जो प्रस्ताव लाती है वो किस नाम से? विश्वास प्रस्ताव के नाम से। तो संसद में विश्वास प्रस्ताव यानी कि मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। सरकार यानी कि कार्यपालिका या फिर मंत्रिपरिषद जिसे हम कहेंगे। तो इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद यानी कि लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। ठीक, विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्री परिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी एक सदस्य द्वारा लाया जाता है। ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और भर्त्सना प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव भी सामान्यतः विपक्ष द्वारा ही लाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस सदन के सदस्यों द्वारा, यानी कि किस सदन का मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा में से किसके द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी कि विश्वास प्रस्ताव चला गया है लोकसभा में, अब आपको बताना है कि किसका बहुमत चाहिए और किसके बहुमत से मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो जब लोकसभा में गया है तो लोकसभा का ही जो है विश्वास चाहिए या फिर कहेंगे कि उसका बहुमत चाहिए। ठीक है, तो आपका जो है इसमें आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 38 क्या है? अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? अगर कोई व्यक्ति अपना त्यागपत्र दे रहा है तो उसके संदर्भ में वो अपना मतलब किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा है या फिर नहीं देना चाह रहा है ना? तो जब वो एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा है कि मैं क्यों ये त्यागपत्र दे रहा हूँ, तो उसके संदर्भ में बोलने के लिए उसे किसके परमिशन लेनी पड़ेगी? तो जब वो अपना त्यागपत्र दे रहा है तो उसे परमिशन चाहिए किसकी? स्पीकर की। ठीक है, समझ गए? तो लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को बोलते हैं हम, तो उसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। और ये मंत्री के ऊपर है, उसके अपनी मर्जी के ऊपर है कि वो बोले ना बोले, उसका एक्सप्लेनेशन दे या ना दे, वो अपनी जो है उसकी स्वेच्छा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अगर मंत्री परिषद के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है लोकसभा में, वो भी कौन लाता है? विपक्ष के मंत्री लाते हैं। ठीक है, तो जब विपक्ष लाता है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद के अगेंस्ट, तो तब अनुमोदन कितने लोगों का चाहिए? कितने लोग उसे जो है पास करने के लिए चाहिए? तो कितना चाहिए? 50। कितना उनकी संख्या होनी चाहिए? 50 सदस्यों की संख्या इसमें अनिवार्य है। तो लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 198 के तहत मंत्री परिषद के विरुद्ध
अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या, जो कि आपने अभी समझी, तो कितना होना चाहिए? 50 होने चाहिए, 50 का अनुमोदन मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत में संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें, लोकसभा क्या मतलब भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है या नहीं है, तो भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और आपने अभी समझा कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा में उसको पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अतः अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। साथ ही इसके भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देती है तो तब क्या होगा? उसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्थिति नहीं बनेगी। वैसे तो 3 स्थिति ऐसी है कि त्याग पत्र देने के बाद ये 3 स्थिति बनेगी, लेकिन एक स्थिति ऐसी है जो इसमें गलत है, तो वो आपको बताना है कि गलत कौन सी है। तो क्या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? क्या राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, या वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाए, या फिर जब तक नया मंत्रिपरिषद का गठन नहीं होता तो पुराने मंत्री अपने उस पे पद पे बने रहे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो गलत आपको बताना है वो ये है कि अगर मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, तो राष्ट्रपति शासन इसमें लागू नहीं होता। बाकी इसमें जो राष्ट्रपति है वो क्या करते हैं, वो जब तक मंत्रिपरिषद का वैकल्पिक कुछ गठन नहीं हो जाता तब तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, है ना। दूसरा, अगर संभव हो तो आम चुनाव कराए जाएंगे, और साथ ही साथ जो है जब तक मंत्रिपरिषद मतलब नई सरकार नहीं बन जाती तब तक जो है पुराने मंत्री उस पद पर बने रहेंगे, यानी कि वो पुरानी मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। ये 3 स्थिति यहाँ पर सामान्य रहेगी। बाकी इसमें जो राष्ट्रपति शासन है ये लागू नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 43, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बना? तो प्रकाश चंद्र सेठी, या फिर रवि शंकर शुक्ला, या फिर कैलाश नाथ काटजी, या फिर द्वारका नाथ मिश्रा। तो इसमें है ऑप्शन नंबर आपका सी, कैलाश नाथ काटजी, जो पहले कैबिनेट में गृह मंत्री थे और बाद में ये क्या बने? रक्षा मंत्री बने थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर है 44, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, श्री जॉन मथाई, कृष्णमाचारी, सरोजनी नायडू। नहीं, इनमें से कोई भी वित्त मंत्री नहीं थे, क्योंकि वित्त मंत्री कौन थे? षणमुखम चेट्टी जी थे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो वित्त मंत्री रहे हैं वो षणमुखम चेट्टी जी रहे हैं। तो ऑप्शन में तो कोई भी नहीं है इनमें से, तो ये ऑप्शन आपका किस में जाएगा? स्टार में जाएगा, ये वाला क्वेश्चन स्टार में जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री जो हमारे खासकर पूछ रहे हैं स्वतंत्रता के पश्चात जब प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें कानून मंत्री किसको बनाया गया था? तो इसमें के मुंशी मुखर्जी, बलदेव सिंह, या फिर बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर जी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था। यानी कि किसको स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन सा मतलब मंत्रालय मिला था
और बाद में जब अंतरिम सरकार मिली, अंतरिम सरकार बनी थी, तब उन्हें कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग मिला था। तो अगर हम देखें तो जगजीवन राम जी को सेम ही रहा था, इन्हें श्रम मंत्रालय मिला था, इनको खाद्य मंत्रालय मिला था, इनको रक्षा मंत्रालय मिला था, लेकिन CH भाभा को जो है डिफरेंट यहाँ पर मिला था। इनको पहले दिया गया था कौन सा मंत्रालय, इनको पहले वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था और बाद में इनको जो मंत्रालय दिया गया था वो दिया था विद्युत कार्य का। ठीक है, तो इस तरीके से इनका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका, क्योंकि थर्ड है तो थर्ड पे डी जाना चाहिए, तो डी आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर है आपका 47, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन रहे। तो 12वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर देवगौड़ा, आई के गुजराल या फिर ABP वाजपेयी। तो आपके 12वें प्रधानमंत्री थे देवगौड़ा जी। ठीक है, 12वें प्रधानमंत्री आपके देवगौड़ा जी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित करना है। ये थोड़ा सा मतलब दिमाग को घुमा देने वाला होता है, क्योंकि याद तो सब कुछ होता है, लेकिन इसमें ना मतलब बड़ा हैक्टिक सा लगता है ये, लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसका क्या आंसर है। सीधे सीधे आप आंसर पे आ जाते हैं, क्योंकि फिर मैच करते हैं। ठीक, तो इसमें आपको मैच करना है 2 का 1, 2 का आपको 1 के साथ में मैच करना है इस तरीके से, और 1 का B करना है इस तरीके से, और थर्ड का C करना है। थर्ड का आपको जो है वाजपेयी जी से इस तरीके से C करना है। 5 को D के साथ में मैच करना है, और E को आपको मैच करना, 4 को E के साथ में मैच करना है इस तरीके से। तो इस तरीके से इनके कार्यकाल रहेंगे। ठीक है, तो देवगौड़ा जी का कार्यकाल आपको बताना है 1989 से 90 तक रहा। चंद्रशेखर जी का जो है 1999 से 2004 तक इस तरीके से रहा, है ना। ये आपको इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपको थोड़ा सा मतलब इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा, बार बार चीजों को, इस तरीके की चीजें समझने की नहीं होती, रटने की होती है, एक तरह से याद करने की होती है। तो निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। एक से अधिक बार जो हुए हैं वो कौन कौन हुए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो एक से ज्यादा बार का देखेंगे यहाँ पर, सभी के सभी जो है एक से ज्यादा बार प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे हैं। बाकी तो सभी आप जानते ही है, जैसे नेहरू जी है और अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, 2-2 3-3 बार जो है इनका कार्यकाल रहा है। तो निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री पद का एक से अधिक बार समानांतर के बाद, यानी कि लगातार नहीं, गैप करके जो है पद को सुशोभित किया है, तो वो कौन है। नेहरू जी तो लगातार बने हैं, बाकी लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो नेहरू जी भी जो है लगातार, लेकिन गुलजारी लाल नंदा गैप करके बने थे, इंदिरा गांधी भी और अटल बिहारी वाजपेयी भी। तो 3, 4, 5 इस तरीके से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, नेहरू जी प्रधानमंत्री काल में समानांतर नहीं था, जबकि गुलजारी लाल नंदा पहली बार कब बने थे, 64 में बने थे। दूसरी बार जून 64 से कब तक बने थे, 66 तक बने थे। ठीक है, ये 2 बार जो है प्रधानमंत्री रहे। और इंदिरा गांधी एक बार 66 में बनी थी, एक बार जो है 1980 में बनी थी, और अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में बने थे और 1998 में बने थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये तो आप आसानी से बता दोगे। तो लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है, तजाकिस्तान में हुई थी, उस समय पर ताशकंद समझौते के लिए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो जो भारत के प्रधानमंत्री बने वो कौन थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी है। तो डी में से आपको जो है इस तरीके से मैच करना है, जैसे कि 2 का आपको 1 लगाना है, यानी कि जो हमारे PV नरसिम्हा राव थे वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और यहाँ पर 5 का आपको बी लगाना है, जो मोरारजी देसाई थे वो बंबई से मुख्यमंत्री बने थे। 4 का सी यानी कि एस देवगौड़ा जो है कर्नाटक से थे। और फर्स्ट का डी ये उत्तर प्रदेश से थे। और 3 का इस तरीके से आपको 3 का नरेंद्र मोदी गुजरात से, है ना। तो आप इस तरीके से कनेक्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर है आपका 53, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, यानी कि डायरेक्ट ये क्या बने, प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, अभी जस्ट हमने क्लियर किया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रशेखर। ठीक है, ये चंद्रशेखर थे कहां से, ये अभी आपने पढ़ा था कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, जबकि एच डी देवगौड़ा कहाँ से, कर्नाटक से, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से, और मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और अगर हम बात करें चरण सिंह जी की, तो वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। क्वेश्चन नंबर है 55, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे, तो प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे और ये जो है फिर प्रधानमंत्री चुने गए, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर है आपका 56, भारत में प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए, तो इसके लिए तो बहुत ही जो है फेमस हमारे प्रधानमंत्री जी रहे हैं, कौन, चौधरी चरण सिंह, जो कभी भी अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं, भारत के संघीय वित्त मंत्री वीपी सिंह, आर के वेंकटरमन, वाई वी चावण और प्रणब मुखर्जी। तो भारत के संघीय वित्त मंत्री आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये सभी जो है संघीय वित्त मंत्री रह चुके हैं, वीपी सिंह भी, वेंकटरमन भी, और वाई बी चावण भी, और प्रणब मुखर्जी भी वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। आई होप आप इनको समझते होंगे। उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, और भूमंडलीकरण क्या होता है। तो इनकी नई आर्थिक नीति घोषित की गई कौन से प्रधानमंत्री द्वारा, तो एक ही साथ में इतनी नीतियां जो घोषित की गई थी, किसके द्वारा, नरसिम्हा राव के द्वारा, नरसिम्हा राव के द्वारा ये नीतियां घोषित की गई थी, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की। तो 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीतियां अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम देखें मनमोहन सिंह के बारे में, तो भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, और वे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, और अंतरराष्ट्रीय यानी कि IMF के जो है भारत के पूर्व प्रतिनिधित्व भी वो रह चुके हैं, लेकिन वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं है। तो इतनी उपलब्धियां इनके पास में थी, तो आपको ध्यान रखना है कि वो पूर्व मंत्री जो है वो वित्त मंत्री भी थे, वो RBI के पूर्व गवर्नर भी थे, और वो IMF के पूर्व प्रतिनिधि भी थे। ठीक है, बाकी इसमें जो है सी हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब से लोकसभा के सदस्य है या फिर पंजाब से राज्यसभा के सदस्य है, ये आपको बताना है कि कौन सी जो है किसकी सदस्यता इनके पास में थी। तो ये असम से राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, कहां से, असम से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ष 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे, और वे असम राज्य से सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। इसके पश्चात वे लगातार असम से ही 1996 में, 2001 में, 2007 में तथा 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न वाक्यों का आपको अध्ययन करना है। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण आपको बताना है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों ही सही है, किंतु कथन कारण का जो स्पष्टीकरण है वो मैच नहीं करता है। ठीक है, हाँ, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनको क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। और दूसरा इसमें कारण क्या दिया गया कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है,
बी क्या कहता है कि कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन जो है कारण का सही स्पष्टकरण नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, कारण वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। दोनों ही सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है ना, और इसमें वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। व्याख्या इसमें स्पष्ट नहीं है। बाकी दोनों ही सही है कि उप प्रधानमंत्री होने से उन्हें प्रधानमंत्री के कोई अधिकार नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इस प्रकार जो है आपका कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे। तो ये आप समझ गए कि जो उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं वो कहाँ से बनाए जाते हैं, तो मंत्रिमंडल में से ही किसी योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें प्रधानमंत्री के अधिकार मिल जाते हैं। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ, या संविधान के प्रावधानों से हटकर, या फिर 44वें संशोधन द्वारा, या फिर 85। अभी आपने पढ़ा कि उप प्रधानमंत्री का हमारे भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो इसको जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, मंत्रिमंडल में से ही किसी एक सदस्य को क्या करते हैं, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री को का गठन कर दिया जाता है। तो संविधान के प्रावधानों से हटकर इसका गठन होता है। क्वेश्चन नंबर है 64, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो हमारा 64 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हमारे कार्यपालिका की शक्ति किसमें, हमारे राष्ट्रपति में निहित होती है। और जो सिविल बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, ये सचिव होता है हमारे किसका, जो हमारे सिविल बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो जो लोक सेवा आयोग होता है उसका सचिव होता है, ना कि प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर दोनों यहाँ पर जो है गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें साफ साफ जो है लिखा है, सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसमें जो प्रधानमंत्री दिया है वो आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 65, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, यानी कि जब तक आपकी लोकसभा बनी रहेगी तब तक आपका कैबिनेट मंत्री बना रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है। तो ना तो आपका जो है फर्स्ट सही है और ना ही जो है सेकंड सही है। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और अगर उसके पास में चुनाव के वक्त सदस्यता नहीं है तो उनको 6 महीने का समय दिया जाता है, 6 महीने की अवधि दी जाती है और 6 महीने की अवधि में उन्हें सदस्यता हासिल करनी होती है लोकसभा राज्यसभा में से दोनों में से एक की। ठीक है, और अगर वो तब भी 6 महीने के अंदर सदस्यता हासिल नहीं किए करते तो उनके पद को निरस्त कर दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है आपका 66, कैबिनेट समितियों के संबंधित निम्नलिखित कथनों को आपको पढ़ना है। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। यदि प्रधानमंत्री समिति की सदस्य हो तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष भी हो। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका कथन फर्स्ट एंड सेकंड सही है, लेकिन आपका थर्ड एंड फोर्थ इसमें गलत हो जाएगा।
क्योंकि संविधान में कैबिनेट समितियों का कोई भी उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री अपनी जरूरत के अनुसार या समय की या परिस्थितियों के अनुसार जो है उनका आवश्यकता को ध्यान में रखकर गठित करते हैं। और उनका गठन करते हैं कौन? राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 67, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी किसको कहेंगे? मंत्रिमंडल सचिव को कहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा सदस्यों की कुल 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 91 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 91, जो कि 2003 में इसका संशोधन किया गया। और 2003 में संशोधन करके क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 75 में खंड का 1 जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर है 69, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो आपने अभी पढ़ा 91 यानी कि 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है, केवल 1, यानी कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। तो इस तरीके से हमने 70 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। तो 70 में से कितना आपका स्कोर बना है वो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। बाकी क्लास को शेयर करना मत भूलना और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको एपी टीचिंग के जो सेंचुरी आईएएस टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।